चलिए, गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? सो लास्ट क्लास में कंपनी लॉ में बेटा हमने क्या क्या कर लिया था? ट्रांसफर। तीन फीचर्स करा दिए मैंने आपको। लाइबिलिटी वाला नहीं बोलोगे तुम? सो आई थिंक 5 फीचर हो चुके थे, राइट? हाँ, तो अब ये है कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड। क्या होता है बेटा सूड और सू का मतलब? सर केस में ओके ओके, समझदार हो रहे हो तुम लोग यार। करा दिया था, कोई बात नहीं। इसको क्या हो गया? व्हाट हैपेंड ब्रो? क्या कर? समझा नहीं मैं। हाँ, शाम को करो। शाम को 4 बजे क्लास है। मुझे नहीं है। 6 बजे नहीं है क्लास। मेरी सभी क्लास कौन है? है। तो उसको बोल देना 4 बजे आ जाए। क्लास का और ठीक है आपने। पूछना क्या है? चार, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, डिटेल भेज दूंगा। तो शाम को ट्रायल क्लास ले ले, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, अच्छी बात है। शाम को 4 बजे फिर बीच में आएगा तो समझ में आएगा, फिर बोलेगा सर बेकार पढ़ा है। अरे बाप रे, ये क्या है? ये लीगल एप्टीट्यूड किसको नहीं मिला था? आपको मिल गया था। ये लॉजिकल रीजनिंग आपको मिल गई थी। ये दे दो उसमें। अरे वही दे तो रहा हूँ। एक और आता है। अब इसके बाद कोई बुक नहीं मिलेगी, ठीक है? आराम से आराम से। बाकी सबको मिल गया। एक ये मेरा एक कचरिया को यहाँ यहीं बैठा ना उसको। यार ये बुक विनीत को दे दोगे आप? विनीत को। फालतू में यहाँ रहेगी, फिर पता लगे फिर किसी और बच्चे को दे दूंगा मैं। दे देना इसको। सर और एक नाम है और क्या होगा? क्या? ओरिजिनल? क्यों और नाम की जरूरत सही नहीं हुआ भी हो। इधर आ जाओ। और ये तुम्हारी बुक है, और टाइम से आया करो बेटे। इतनी जल्दी कैसे आ रहे हो? तो चेयर ठीक कर दो दोस्त। है? चलिए देखे थे। सो अगला जो हमारे पास फीचर है, कैपेसिटी टू सूट एंड टू बी सूड। ना ये क्या है, जरा सुनो। ओए बात पिटना है क्या मैं? इधर देखो जरा ध्यान से। एक कॉन्सेप्ट बेटा आपको बताता हूँ, दैट इज अ कंपनी। क्या है ये? कंपनी है। बोलो। हाँ, कंपनी में दो तरह के सिनेरियोज होते हैं। एक तो ओनरशिप, और एक होता है मैनेजमेंट। क्या होता है? मैनेजमेंट। इधर देखो, बातें नहीं करनी बिल्कुल भी ना लायक। ओनरशिप किसके पास होता है? सर जिन्होंने शेयर परचेस करा हो, शेयर होल्डर या मेंबर, वट एवर यू सेड, ठीक है। सर कंपनी में मैनेजमेंट कौन संभालता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब सुनो, आपने लास्ट क्लास में कौन सा पढ़ा था? सर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि सेपरेट है। क्या है बेटा? सेपरेट है किनसे? इन लोगों से। यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स मेंबर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
ये पढ़ा था ना आप लोगों ने? हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कंपनी में जितने भी कार्य होते हैं, एवरी एक्टिविटी विच इज डन बाय डायरेक्टर्स एंड मेंबर एज वेल, वो सभी वर्क या सभी एक्ट किसके नाम पे हो रहे हैं? कंपनी के नाम पे। तो कहते हैं सर, एनी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट डन इन द नेम ऑफ कंपनी किसके नाम पे होता है बेटा? तो आउटसाइडर बेटा किसी को नहीं जानते, वो किसको जानते हैं? कंपनी को जानते हैं। उन्हें नहीं पता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, उन्हें नहीं पता मेंबर्स कौन है, राइट? उन्हें पता भैया रिलायंस लिमिटेड है, कुछ भी है, वट एवर जो कंपनी हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बोलो बेटे क्यों? क्योंकि कंपनी अपने आप में क्या है बच्चे? आर्टिफिशियल पर्सन है और एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसको किसने क्रिएट करा है? लॉ ने क्रिएट करा है। किसने क्रिएट करा है? लॉ ने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब जरा सुनना ध्यान से, जैसे मान लो देयर इज अ पर्सन, कंपनी है और एक पर्सन है मिस्टर एक्स। सर इसने कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्स वाई जेड, ठीक है? मान लो ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है तो आपको पता ही होगा ब्रीच का मतलब क्या होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, हाँ जी, या तो आउटसाइडर ने ब्रीच किया होगा या तो किसने ब्रीच करा होगा? कंपनी ने। बोलो बेटे। तो यहाँ पर दो सिनेरियो है, इफ डन बाय मिस्टर एक्स, किसने करा? तो यहां पर क्या कंपनी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट मिस्टर एक्स? तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन, बीइंग अ आर्टिफिशियल पर्सन, क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट किसके? मिस्टर एक्स के। बोलो बेटे। अच्छा, या फिर ये जो ब्रीच है, इफ डन बाय कंपनी, डन बाय किसने करा बेटे ब्रीच है? कंपनी ने। तो इस केस में मिस्टर एक्स कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट किसके बेटे? कंपनी के। भैया डायरेक्टर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं होगा यहाँ पे। किसके अगेंस्ट फाइल होगा बेटा? कंपनी के अगेंस्ट। कंपनी के नाम पे केस करोगे, अब डायरेक्टर के नाम पे केस फाइल नहीं करोगे। बोलो बेटे। हाँ, तो इसको बोलते हैं टू सू, टू बी सूड। यानी कि आप केस फाइल भी कर सकते हो और आपके ऊपर केस फाइल हो भी सकता है, एज यू आर अ आर्टिफिशियल पर्सन, अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। और ये सेपरेट होती है किससे बेटा? अपने मेंबर से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्चुअली देखो ना, फंक्शनिंग तो कौन कर रहा है यहाँ पे? डायरेक्टर्स तो कर रहे हैं, बट केस किसके नाम पे हो रहा है बेटा? कंपनी। पेनल्टी कौन पे करेगी बेटा? कंपनी पे करेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलिए कॉपी करो उसको और थोड़ा स्पीड में करेंगे प्लीज।
ये हो गया सबका? करो फटाफट से करो। तो तुम क्या कहते, छुट्टी है आज? नालायक। टेस्ट कल होगा आपका, ठीक है? एक्चुअली आज ना एग्जीक्यूटिव वालों की क्लास है थोड़ा। फिर क्लास होगी। क्या क्लास तो होगी, टेस्ट भी होगा। हाँ। नहीं, फोन लेके आना है। तो जो फोन लेके नहीं आएगा उससे शक्ल मत दिखाना मुझे। उनकी छुट्टी, तुम्हारा टेस्ट नहीं होगा। बेटा पेनल्टी लगेगी टेस्ट में ना आने की, 1000 रुपए। तो वहां पे बैठ है? आप कहीं कोई आके बैठ गया ऐसा लगे पाया। फोन तो आज की डेट में मैंडेटरी हो गया है ना? जैसे जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप ही ले आना। हाँ। इसका क्या करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ना, और उतने सारे पेज कौन प्रिंट कराएगा तुम्हारे लिए, इतने अच्छे हो तुम लोग। भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही है, तो कम से कम नहीं तो 200 क्वेश्चन तो होंगे उसके। कितने घंटे का हो गया? आधे घंटे का। एक घंटा बहुत है यार 200 क्वेश्चन के लिए। जय माता दी थोड़ी करना उसमें। पिछली बार वाला टेस्ट चेक हो गया तुम्हारा? ये आपको वो कर लो ना फिर हमारा करते हाँ यार करते हैं भाई, माफी दे दो, हमें गलती हो गई हमसे। हैं फिर यार बाद में नहीं नहीं, टेस्ट तो कल ही होगा। संडे होता लेकिन संडे में थोड़ा ना, पता है तबीयत सी खराब लग रही है, गाँव से आके पानी चेंज हो जाता है ना। हो गया, जल्दी करो। इतना टाइम लगा कैसे होगा यार काम? देखे जरा। तो कहते हैं कंपनी बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन सू एंड टू बी सूड किसके नाम पे बेटा? कंपनी खुद के नाम पे, ठीक है। सो मीन्स टू इंस्टीट्यूट अ लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पर्सन or to bring a suit in a court of law. All legal proceeding against the company are instituted on name. Similarly, the company may bring an action against the anyone in on name. मतलब कंपनी के नाम पे केस भी हो सकता है और कंपनी किसी और को केस भी कर सकती है अपने नाम पे, ठीक है। The company का right है so arise when some losses cause to the company the property of the personality of the company. Hence, the company is entitled to sue. डैमेज ऑफ द लेवल, मतलब सिंपल सी बात है, कंपनी क्या कर सकती है बेटा? केस फाइल कर सकती है अगर कोई उसको डैमेज वगैरह होता है, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो। बेटे नहीं बोलोगे? कहता है कंपनी एज अ पर्सन ऑफ सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर में इवन सू वन ऑफ ऑन इट्स नेम ऑफ द लीगल्स। कहता है कंपनी हैज राइट टू सीक डैमेज वेयर द डेफिनेटरी मटेरियल पब्लिश अबाउट इट अफेक्टेड इट बिजनेस। मतलब जैसे मान लो मैंने कोई एडवर्टीजमेंट किया, मैंने क्या किया बेटा, कोई एडवर्टीजमेंट और एक नेगेटिव एडवर्टीजमेंट कर दिया आपके बारे में,
अब इससे क्या हुआ, आपकी इमेज पे डेफिनेटली कुछ डैमेज होगा, कंपनी की इमेज डैमेज होगी ना, उस बेसिस पे कंपनी का डेफर्मेशन का एक्शन ले सकते हैं आपके ऊपर। यस, ठीक है, वही कह रहे हैं। है मतलब राइट्स के लिए, डैमेज क्लेम करने के लिए। तो कहते हैं वेयर वीडियो cassettes were prepared by workmen for the showing their struggle against the company's management. It was had not actionable unless shown in the cassettes would be defamatory. Court did not restrain. ये बेसिकली केस बता रहे हैं यहाँ पे कि कुछ एम्प्लॉइज ने कोई कैसेट्स वगैरह बनाई अपने स्ट्रगल की, वो कंपनी के मैनेजमेंट में कैसे उन्होंने स्ट्रगल करा। तो जब तक उस कैसेट्स के अगेंस्ट केस फाइल नहीं होगा, जब तक बेटा वो कैसेट्स क्या ना कर रही हो बेटा, डेफिमेट ना कर रही हो कंपनी की इमेज को। ठीक है, क्या कंपनी का कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है, कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? यस। बस कौन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते बेटा? पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं बेटा। पर्सनल नेचर मतलब जैसे खाना खाने का कॉन्ट्रैक्ट, शादी का कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अब मान लो कंपनी के बैलेंस शीट में तुमने लिखा है कंपनी ने अपनी वाइफ या हस्बैंड के ऊपर इतना पैसा खर्च करा है जी, कंपनी ने इतने करोड़ का खाना खा लिया, अबे पागल हो गया क्या? हाँ, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है बेटा, वो ऐसे पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्टर ने अपनी वाइफ के लिए झुमका दिलाया, तो कंपनी के अकाउंट में लिख दिया कि कंपनी ने अपनी वाइफ के लिए क्या दिलाया है, झुमका। हाउ इज दिस पॉसिबल? कंपनी की कोई वाइफ कर सकती है क्या? नो सर, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, वो पर्सनल नेचर का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। बाकी इसको रीड कर लीजिएगा आप लोग। क्या लिखा हुआ है? लिमिटेशन ऑफ एक्शन। बेटा मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक बात बताता हूँ क्या सिचुएशन। कंपनी में ना कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या होता है बेटा? जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी को रन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? इसका मतलब जो इन डॉक्यूमेंट्स में लिखा है उन्हीं के बेसिस पे कंपनी चलेगी। यस और नो? हाँ, डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई और काम आप नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी बनाई और मैंने ऑब्जेक्टिव, मेमोरेंडम का ऑब्जेक्टिव देखो बेटा, यहाँ तो आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे इसको, एमओए एग्जीक्यूटिव में काफी डिटेल में आपको बताया जाएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कितने क्लॉजेस होते हैं और इन क्लॉजेस को कैसे चेंज किया जा सकता है। बोलो यार। हाँ जी, तो कोई भी एक्ट आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट करा तो वो एक्ट वॉइड माना जाएगा। उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी। तो अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है? एनी एक्ट बियॉन्ड द एमओए एंड ए। देखो मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे मान लो सर देयर इज अ कंपनी, एक एग्जांपल सुनिएगा। एक्स लिमिटेड कौन है बेटा? एक कंपनी है, ठीक है। अब इसके कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होंगे और कुछ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होंगे। बोलो बेटे। या सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डेफिनेटली देयर आर सम रूल्स लिखे होंगे। क्या लिखे होंगे बेटा? कुछ रूल्स और रेगुलेशन जिसके हिसाब से आपको काम करना है। लेट अस अज्यूम एक एक क्लॉज होता है इसका, ऑब्जेक्ट क्लॉज। मेमोरेंडम का क्या होता है बेटे? ऑब्जेक्ट क्लॉज। बोलो बेटे। या मेमोरेंडम का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, मान लो इसमें लिखा हुआ था कि कंपनी का जो बिजनेस है वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का है। किसका है बेटा? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या कंपनी मिल्क सेल का काम कर सकती है? नहीं। नो सर। क्यों? क्योंकि इसका मेमोरेंडम इसको अलाउड नहीं करा। मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ? आपका काम क्या है? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो वही काम आपको करना पड़ेगा जो एमओए में लिखा हुआ है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है वही एक्शन ले सकते हो। जैसे ये तो मेमोरेंडम का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अब आर्टिकल का एग्जांपल दे देता हूँ दूसरा। मान लो आर्टिकल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी कैन बोरो मनी। यानी कि आर्टिकल में क्या लिखा था बेटा? कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं? मनी बोरो कर सकते हैं अप टू 5 करोड़ ओनली। यानी कि आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टर पैसा मांग सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, बट सिर्फ कितना? 5 करोड़ तक। कितना? 5 करोड़ तक। डायरेक्टर्स ने यहाँ पे अगर 10 करोड़ का लोन ले लिया, कितने का लोन ले लिया, तो क्या इसमें दो बाइफरकेशन रहेंगे? 5 करोड़ तक तो वैलिड रहेगा। क्या 5 करोड़ के लिए वो डायरेक्टर खुद ही पर्सनल लायबल होगा बेटा? हाँ सर, क्योंकि ये आपने जो काम करा है ये बियॉन्ड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन करा है। और इन एक्ट को बोलते हैं हम अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। क्या होता है बेटा? बियॉन्ड द पावर। जब आप अपनी पावर से बाहर जाके काम करोगे तो वो वॉइड माना जाएगा। क्या माना जाएगा?
वर्ड उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी, आप पर्सनली लायबल हो जाओगे। तो उसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? लिमिटेशन ऑफ एक्शन की मेमोरेंडम आर्टिकल में जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से आपको कार्य करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कॉपी दिस फास्टर। कंपनी, जब कंपनी कॉर्पोरेशन होती है तो उस समय मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन बनाए जाते हैं, और सारे काम तो जो काम करोगे वही तो लिखोगे उसमें। सारी लिमिटेशंस, रूल्स, रेगुलेशन सब उसमें लगाए जाते हैं। हाँ जी बेटे, इसका नाम था बेटे लिमिटेशन ऑफ एक्शन। लिमिटेशन ऑफ एक्शन हेडिंग डाल देना, लिमिटेशन ऑफ एक्शन। अब तो सारी बुक्स मिल गई आप सबको, किसी की कोई पेंडिंग तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। तुम्हारी इन बुक्स में तो बड़ा परेशान कर रहा है यार। हाँ, क्या हुआ? हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, पार्टी दे देना। नहीं, ये काजल की बुक आई थी, इसने कहा सर हम पिज्जा पार्टी दूंगे। हम्म, वो भी डोमिनोज से मंगाई। क्योंकि इसकी बुक्स बड़ी मन्नतों से आई हैं। क्यों काजल, झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ? हाँ देख लो। आज आज कैसे होगा, उसमें मेरी क्लास है। कल का वक्त। अरे काम करो ना, तुमने इन्फॉर्मेशन भेज दिया था मेरे को, मैं कर दूंगा घर से। डोंट वरी, रात को घर जाऊंगा तब कर दूंगा। वो तो तुम ऑनलाइन कर देना, और तुम भी। ठीक है, पहले ही बोल रहा था करवा लो करवा लो। कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो। अच्छा, इसके ब्रैकेट में लेना एओए, एमओए और एओए। कोई डाउट है क्या? कोई? चुन्नी लाल। हो गया जी। लिमिटेशन ऑफ एक्शन समझ आया कि कंपनी कार्य कर सकती है बट लिमिट के अंदर। जो लिमिट कहाँ लिखी हुई है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, समझे? अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब उधर लिख लेना बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द पावर। जी, आपकी जो पावर है, जो अथॉरिटी है, उसके बियॉन्ड जाके आप काम करोगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चे? वाइड अब इनिशियो। तो ये भी लिख लो, वाइड अब इनिशियो। इसका इफेक्ट जो होगा वॉइड ऑफ इनिशियो होगा। जीवन हो गया। ओके, एक बार इसको रीड कर लेना, जरा रीड करना है इसको। बुलाए हो है? घर पे क्या कर रही है बुक? निकालो और पढ़ो इसको फटाफट से। पेज नंबर 70। तुम्हारी बुक का है बेटा? बुक्स लेके आना है, बुक्स लेके आना बहुत मैंडेटरी, पहले बताओ। है? कहाँ ले गए? कहाँ है?
ठीक है। देखो अ कंपनी कैन नॉट क्या कह रहा है बेटा, गो बियॉन्ड द पावर स्टैंडर्ड, कहाँ लिखे हुए जो एमओए में, द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी रेगुलेटेड द पावर एंड फिक्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी एंड प्रोवाइड आइडेंटिफाई अपॉन, मतलब पावर डिफाइन कर देता है अपॉन द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, पावर को डिफाइन कर देना। ठीक है। ठीक है, तो जो भी काम करोगे आप किसके अंडर रह के करोगे बेटा, आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम के अंदर रह के काम करोगे। ठीक है, पढ़ लिया, समझ आया कुछ? क्या लिखा हुआ अगला, सेपरेट मैनेजमेंट। अब सुनो इधर, सुन रहे हो? मैंने अभी आपको बताया था सर कंपनी में ना मेंबर जो होते हैं वो मैनेजमेंट को नहीं संभालता है, मैनेजमेंट संभालने के लिए आपने किन को अपॉइंट किया हुआ है, बीओडीज को। किसको बेटा, बीओडी। तो ओनरशिप अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट संभालने वाले पर्सन कौन होते हैं, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, और कंपनी में ओनरशिप किसके पास होती है, मेंबर्स के पास। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये लिखा हुआ है, as already noted the member may drive profit without being a burden of the management, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट का बर्डन किसके ऊपर नहीं होता बेटा, मैनेज मेंबर्स के ऊपर नहीं होता। दे डू नॉट हैव इफेक्टिव एंड इंटीमेट कंट्रोल ओवर द वर्किंग एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब मेंबर अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट करते हैं, तो कंट्रोल द कॉर्पोरेट फंक्शन इन अदर वर्ड कंपनी एडमिनिस्ट्रेटेड मैनेज बाय द मैनेजरियल पर्सन, जो कि कौन होते हैं बेटा हमारे बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या केएमपी। कौन बेटा, केएमपी, की मैनेजरियल पर्सन। की मैनेजरियल पर्सन में कौन कौन आता है बेटा, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, कौन आता है इसमें, होल टाइम डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन, कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, दे आर बेसिकली पिलर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, बोलो भाई। हाँ, तो कंपनी के मैनेजमेंट को ये लोग संभालते हैं, ना कि मेंबर। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है, क्या जबरदस्ती बनाया जाता है इसको, कंपनी को जबरदस्ती बनाते हैं, नहीं, एक मर्जी से बनाई जाती है बेटा, दैट इज वॉलंटरली एसोसिएशन। और किसके लिए बनाते हो, प्रॉफिट कमाने के लिए। हालांकि दिस इज नॉट कंक्लूसिव पॉइंट, एनपीओ भी होती है, मतलब एक सेक्शन हेड कंपनी भी होती है जो सोशल वेलफेयर पर्पज के लिए बनाई जाती है, बट जनरली कंपनी किसके लिए बनाते हैं बेटा हम लोग, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अगेन इसको रीड कर लेना, इट्स अ बेसिक पॉइंट। क्या लिखा हुआ है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होगा भैया कंपनी को हम क्या कर सकते हैं बेटा, वाइंड अप कर सकते हैं, और वाइंड अप तभी करोगे, राइट, आई मीन वाइंड अप करोगे तो आपको फॉलो करना पड़ेगा क्या बेटा, कंपनी लॉ के प्रोविजंस और आईबीसी कोड। क्या फॉलो करना पड़ेगा, आईबीसी कोड 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। देखो पहले क्या था ना, कंपनी एक्ट में वाइंडिंग अप का प्रोसीजर डिफाइन था। ठीक है, बट अब बेटा कंपनी एक्ट से डिलीट होके प्रोविजन कहाँ जा चुके हैं, आईबीसी कोड में। कहाँ जा चुके हैं, आईबीसी कोड। तो फ्यूचर में जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में क्लासेस लेंगे तो वहां पर बेटा आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे कंपनी की वाइंडिंग अप हो सकती है। ठीक है, तो पहले प्रोविजन कहाँ थे बेटा, आज कहाँ आ चुके हैं। इस प्रोसेस के तहत बेटा आप कंपनी को टर्मिनेट कर सकते हो, बंद कर सकते हो। ठीक है, समझ आए? तो इसके साथ बेटा हमारे ये फीचर्स खत्म हो गए, फीचर्स आर डन हियर। मुझे आपको ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, इधर देखो जरा। तीन चीजें होती है बेटा, एक होता है सिटीजनशिप। क्या होता है बेटा, सिटीजनशिप। एक होता है रेसिडेंस या रेसिडेंशियल स्टेटस, एक होता है डोमिसाइल। क्या होता है जी, डोमिसाइल। तीन चीजें हैं बेटा यहाँ पे, एक होता है सिटीजनशिप, एक होता है रेसिडेंशियलशिप, और एक क्या होता है बेटा आपका, डोमिसाइल। अच्छा, इन तीनों में से क्या आपको मीनिंग पता है इनका, किस किस को पता है इसका मीनिंग, सिटीजनशिप क्या होता है, रेसिडेंशियलशिप क्या होता है, एंड डोमिसाइल क्या होता है। क्या हो गया बेटे, ऐसा मत करो यार। हम्म,
सिटीजन का मतलब क्या होता है? हिंदी। मैंने मीनिंग पूछा है, हिंदी में मतलब नालायक हो। मतलब उसको उधर के रहने वाले ट्रांसफर एक तो दिमाग चढ़ा के बोलो, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अपने ही मुंह में बोलती है और वहीं तक खत्म हो जाता मामला। देखिए इधर तीन चीजें होती हैं, जैसे मान लो एक पर्सन है मिस्टर एक्स। कौन है बेटा? मिस्टर एक्स। ठीक है। लेट अस अज्यूम हम समझ रहे हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या ये जो मिस्टर एक्स है, ही इज अ नेचुरल पर्सन और नॉट? नहीं बोलोगे? यस, नेचुरल पर्सन है। और मान लो इसने बर्थ लिया है कहाँ पे? भारत में। कहाँ बर्थ लिया इसने? भारत में। तो अगर इसने इंडिया में जन्म लिया है, तो ये बाई बर्थ इंडिया का क्या कहलाएगा बेटा? सिटीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिटीजन। द नागरिक, यानी कि यहाँ का बेसिक सिचुएशंस, इसको हर तरह का राइट्स मिलेगा। इसको यहाँ रहने के लिए कोई वीजा वगैरह लेने की जरूरत नहीं है बेटा। एंड ही इज गेटिंग ऑल फंडामेंटल राइट्स एज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि सर जो भी भारत में सिटीजन होगा, उसके पास सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? फंडामेंटल राइट्स होते हैं। क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अभी जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होगा, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वी आर हैविंग। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 हम अंडरस्टैंड करेंगे। किसको लेके बेटा? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। बोलेगा जैसे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी आ गया, राइट टू फ्रीडम आ गया, राइट, ये सारे राइट्स हैं आपके जो आप अंडरस्टैंड करने वाले हो। तो सर जो भी व्यक्ति है जो भारत में रहता है, आई मीन जिसने भारत में जन्म लिया, राइट, तो उसको भारत का क्या माना जाता है? सिटीजन। अच्छा, रेसिडेंस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम तक आप देश में रह रहे हो, राइट। देयर इज अ कंडीशन, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है। जैसे अगर मैं दो लॉ की बात करूं, एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 और एक फैमा 1999। यहां पर बेटा रेसिडेंट का मीनिंग डिफाइन किया गया है। बेसिकली इन्होंने ना 180 दिन का क्राइटेरिया रखा है। कितने दिन का बेटा? तो इसने बोला अगर आप 180 दिन भारत में रहते हो, तो आपको रेसिडेंट माना जाएगा। पिछले साल प्रीवियस ईयर में रहे हो आप। और इन्होंने कहा है कि मोर देन 180 दिन अगर आप भारत में रह रहे हो, सॉरी 180 नहीं, 182 डेज। कितना बेटा? 182 डेज। तो इन्होंने कहा कि मोर देन कितने दिन रहे बेटा? 182 डेज प्रीवियस ईयर में, तो आपको भारत का रेसिडेंट माना जाएगा। क्या दोनों की कंडीशन सेम है, अलग है? अलग है बेटा। मिनिमम 80 दिन इनकम टैक्स के हिसाब से, सॉरी 182 डेज इनकम टैक्स के हिसाब से, और 183 डेज किसके हिसाब से? सेमा के हिसाब से। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो पिछले साल अगर कोई पर्सन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए भारत में रहा है, तो पर्टिकुलर टाइम आपने देख लिया इनकम टैक्स में क्या दिया हुआ है और फेमा में क्या दिया हुआ है, तो सर उस व्यक्ति को हम क्या मानेंगे यहाँ पे? रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है। डोमिसाइल का मतलब है आपका स्थान निवास कहाँ पे है। जैसे आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जो दिल्ली में ही पैदा हुए हैं, तो आपका डोमिसाइल स्थान निवास कहाँ से हो गया बेटा? कौन कौन अदर स्टेट में पैदा हुए हैं? ओके, आप कहाँ पैदा हुआ बेटा? झारखंड। तो आपका डोमिसाइल कहाँ का हो गया? आपको अगर कोई बेनिफिट्स वगैरह लेना होगा, तो आपको स्टेट स्पेसिफिक बेनिफिट मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा? झारखंड का। आपका? उत्तराखंड। देन यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ उत्तराखंड, जो भी स्टेट स्पेसिफिक बेनिफिट होगा। यूपी। और कोई? बाकी सब दिल्ली वाले। बिहार। ठीक है। सो दैट मीन सर जहां हम पैदा हुए और जहां जनरली हमने जन्म लिया, तो उसको हम डोमिसाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमिसाइल बोलते हैं। ठीक है। तो जनरली जिस जगह आपका क्या हुआ बेटा? बर्थ हुआ, तो वो जगह आपका जनरली क्या बन जाएगी? डोमिसाइल बन जाएगी। जहां मतलब आप क्रिएट हुए एक तरीके से। ठीक है। बोलो यार। डोमिसाइल स्टेट वाइज ही तो होगा। इंडिया में कैसे पैदा हो जाएगा? तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ मैनी स्टेट्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट में तो पैदा हो, देखो आप इंडिया में पैदा हुए, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम आप बिहार में पैदा हुए, तो आपका डोमिसाइल कहाँ का हो गया? बिहार का। बट है तो बिहार इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो आपका सिटीजनशिप क्या हो जाएगा? भारत का। समझे ना? हाँ जी। और कुछ? कोई कुछ पूछ रहा था? डोमिसाइल तो वहीं का बनेगा ना। जैसे अभी मेरा कुछ कुछ काम होना था, तो मेरे को डोमिसाइल चाहिए था, तो मैंने उत्तराखंड से बनवाया था, क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस भी क्या है? उत्तराखंड, देवभूमि। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया हमारे कुछ? अच्छा, मान लो कोई सरकारी जॉब आई है दिल्ली में। ठीक है। तो सब दिल्ली में जो सरकारी जॉब आई है, वो सबसे पहले मान लो प्रेफरेंस दे रहा है दिल्ली वालों को।
तो दिल्ली वालों में कौन आएगा सबसे पहले? जिनका डोमिसाइल यहाँ का होगा। ठीक है, सो दे विल गेट द बेनिफिट, क्लैरिटी मिल जाती है। बात भी सही है, जैसे मान लो अगर जैसे मैं चाहता हूँ उत्तराखंड में ना वो आए, लैंड बिल आए, वो बहुत जरूरी है, वरना उत्तराखंड में ना लोग बहुत घुस रहे हैं, जिसका नुकसान उसका क्लाइमेट को होगा। और क्लाइमेट नुकसान का मतलब फिर वही आपदा आएगी जो 2012 या 13 में आई थी शायद। याद है ना आपको? कहाँ पे हुआ था ये? केदारनाथ में शायद में भी। तो कितनी खतरनाक तबाही हुई थी वहां पे, तो क्योंकि वहां पे ना एनवायरमेंट को डैमेज करोगे तो नुकसान होगा। सो ये तो रहे गवर्नमेंट के अगले साल तक में भी लैंड बिल आ जाए वहां पे, भूमि कानून, जिससे क्या होगा कि वहां का जो मूल निवासी है ना वही वहां पे घर ले पाएगा, और कोई भी पर्सन वहां पे घर नहीं ले पाएगा। और जरूरी है पहाड़ों को अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो वहां पॉपुलेशन जितनी कम हो उतना बेटर है। वरना क्या फायदा भाई, दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ही तो हर चीज की जड़ है। सोचो ना, यहाँ पे इतने सारे लोग रह गए, दिल्ली की जगह नहीं है इतनी। नॉर्मल से नॉर्मल यहाँ पे कितने लोग रह सकते हैं? एक 1 करोड़ मान लो, और इसकी पॉपुलेशन अभी दिल्ली की 2.5 से 3 करोड़ की पॉपुलेशन है। समझ रहे हो? तो दिल्ली में इसीलिए इतनी ज्यादा गर्मी है क्योंकि इतने ज्यादा व्हीकल्स हो गए, पार्किंग की जगह नहीं मिलती आपको। तो हर स्टेट में डेफिनेटली आपको थोड़ा सा क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन रखना बहुत जरूरी है, और स्पेशली पहाड़ों में। भाई पहाड़ी अगर खराब हो गए वहां पे गर्मी होने लगेगी तो यहाँ मर जाएंगे लोग। जस्ट बिकॉज पहाड़ों में बारिश होती है तो यहाँ पे मौसम कैसे चेंज हो जाता है? होता है कि नहीं होता है? या सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उस चीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए वहां पे बहुत सारे चीजें बैन भी हैं, जैसे प्लास्टिक बैग बैन है वहां पे। ठीक है, अच्छा चिपको आंदोलन कहाँ से आया था? उत्तराखंड से आया था बेटा। वहां पे लोग पेड़ों से चिपक गए थे, उन्होंने कहा नहीं काटेंगे पेड़। ठीक है, तो ये आंदोलन क्या था कि पेड़ बचाओ। हालांकि जब से ये रोड वगैरह चली गई है वहां पे, सड़कें उत्तराखंड में बहुत सारे पेड़ कट चुके हैं। क्योंकि जब रोड बनाओगे तो पहाड़ काटोगे ना, तो पहाड़ काटोगे तो हर गांव में रोड जा रही है अब तो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, वो अब हर गांव में क्या लेके जा रहे हैं? रोड। और उस रोड की वजह से भी क्या हो रहा है बेटा, बहुत सारे ट्रीज वगैरह कट रहे हैं, पहाड़ों का थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। समझ रहे हो? बोलो यार। पहले क्या होता था, जैसे फ्रूट्स होते हैं वहां पे बहुत सारे, या कहीं पर भी फ्रूट्स जो होते हैं वो एक मौसम के हिसाब से होते थे। अब वो पेड़ बेचारा कंफ्यूज है, जब उसको बारिश चाहिए होती है तो धूप आ जाती है, जब धूप चाहिए होती है तो बारिश आती है। वो कहता है मैं करूँ क्या भाई? तो हमारे वहां पे मैं जब गया होता तो वहां पे देखा कि वो उस टाइम पे ना फ्रूट, कच्चे फ्रूट आ रहे थे, जबकि मई में क्या होता है प्रॉपर पक जाते हैं। ठीक है, मैंने अपने मामा से पूछा, मामा क्या कह रहा? बेटा पेड़ कंफ्यूज है। वो कह रहा मैं करूँ क्या, मौसम ही चेंज हो रहे हैं। कह रहा जिस टाइम पे धूप चाहिए उस टाइम पे क्या हो रही है? बारिश। और जिस टाइम पे बारिश चाहिए उस टाइम पे क्या हो रही है? तो वो बेचारा वैसे ही कंफ्यूज है। वो कह रहा कब फूल आने चाहिए कब फल आने चाहिए वो समझ नहीं आ रहा उसको। तो ये प्रकृति, नेचर चेंज होगा ना, तो नेचर जो चेंज होगा तो उसकी वजह से बहुत सारे जो कार्य हो रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे मैडम? चेंज हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? खैर जो भी है, कहाँ चले गए हम लोग। तो ये तो मैंने आपको बताया एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मेरा प्रश्न ये है, क्वेश्चन जो मेरा है सुनना ध्यान से। सर एक कंपनी है, कौन है? कंपनी है। कंपनी को आपने क्या आर्टिफिशियल पर्सन माना है? पर्सन तो मान रहे हो ना बे लल्लू? हाँ जी सर। तो मुझे बताओ, क्या कंपनी सिटीजन हो सकती है? क्या कंपनी का डोमिसाइल हो सकता है? क्या कंपनी रेसिडेंट हो सकती है? बोलिए बच्चा लोग। कंपनी सिटीजन हो सकती है या नहीं? कितने लोग बोलते हैं यस? नॉट पॉसिबल। हाथ खड़ा करो एक दूसरे को देख के, ना लाइक लोग। अबे सिटीजन कैसे हो जाएगी ये? पर्सन है, नेचर नेचुरल पर्सन थोड़ी है बेटे। तो सिटीजनशिप राइट सिर्फ नेचुरल पर्सन को दिया जाता है, आर्टिफिशियल को नहीं। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो क्या फिर इसको राइट दोगे? राइट टू मैरी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच। उसको बोलते तो है कि आपका मेन कंपनी करते हैं वहां पे, जैसे अमेरिका में आए हो हाँ ठीक है, ओके। क्या करूं क्या इसका? सिटीजन की राइट क्यों दे दूं उसको? फ्री राइट नहीं है। सिटीजन क्यों मान रहा है जब सिटीजन का राइट नहीं देने हैं तो? मैंने कहा तू सीएस है तो जब मान रहा हूं सीएस के अधिकार नहीं तेरे पास। ये क्या मजाक हुआ भाई? इफ यू कंसिडरिंग मी कंपनी सेक्रेटरी देन आई हैव द पावर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और नॉट? बोल भाई, सिटीजन नहीं होता कंपनी। ठीक है, दूसरा क्या डोमिसाइल होता है इसका? यस। क्यों डोमिसाइल होता है? क्योंकि इसका भी इनकॉर्पोरेशन होता है। कंपनी का भी क्या होता है बेटा? इनकॉर्पोरेशन होता है। जैसे मान लो आपने कंपनी बनाई दिल्ली में, तो उसका डोमिसाइल कहां से होगा बेटा? दिल्ली का। उसके इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे उसका डोमिसाइल तय किया जाता है। रेसिडेंट होगी क्या कंपनी? यस।
इसके कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे क्या निकाला जाता है बेटा इसका? रेसिडेंशियल स्टेटस। कंपनी टैक्स भरती कि नहीं भरती? कंपनी को टैक्स देना पड़ता ना, फ्लैट 30%। याद करो, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स पढ़ा था आपने, ये नेशनल का में याद है? नेशनल का में कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स पढ़ा था ना। कॉर्पोरेट कौन दे रहा है टैक्स? एक टैक्स वही व्यक्ति देगा जो रेसिडेंट होगा। तो कंपनी को हमने रेसिडेंट भी माना है। सर रेसिडेंट का बेसिक क्या होगा यहाँ पे? कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका मैनेजमेंट जहां से कंट्रोल होगा वहीं से इसका क्या माना जाएगा बेटा? रेसिडेंट स्टेटस माना जाएगा। और रुक जा पहलवान, सबर कर ले थोड़ा सा। चलिए अब मेरा एक प्रश्न है, सर कंपनी सिटीजन नहीं है बट कंपनी का क्या होता है? कंपनी का क्या होता है? रेसिडेंशियलशिप होता है। ये दोनों चीज होता है बट कंपनी का क्या नहीं होता बेटा? अच्छा, अगर कंपनी सिटीजन नहीं है, कैन कंपनी या कैन फंडामेंटल राइट्स गिवन टू कंपनी? क्या कंपनी को फंडामेंटल राइट्स दिए जा सकते हैं या नहीं? क्योंकि फंडामेंटल राइट सिर्फ किसको दिए जाते हैं बेटा? सिटीजन्स को। जैसे कि यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या तुम सभी भारत के सिटीजन हो? यस सर। आप सभी के पास क्या होंगे बेटा? वो फंडामेंटल राइट्स होंगे जो भारत के कानून ने बना रखे हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक। ठीक है, हालांकि कुछ पॉइंट डिलीट भी हो चुके हैं। सही है, यस और नो? अब एक कंपनी सिटीजन है क्या? एज कंपनी इज नॉट सिटीजन। कंपनी क्या नहीं है? सिटीजन नहीं है। सो नो फंडामेंटल राइट्स गिवन टू कंपनी। मतलब कंपनी को कोई भी फंडामेंटल राइट्स दिया नहीं जा सकता। तो इसका मतलब कंपनी के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे क्योंकि कंपनी सिटीजन नहीं है। बट एक दिमाग में ना प्रश्न आ रहा है, यहाँ दिक्कत यह है, प्रश्न भी मैं ही पूछ रहा हूँ, उत्तर भी मैं ही दे रहा हूँ। अब तुम क्या करोगे पुत्र? पूछो। अभी आपने ऊपर पढ़ा था, नींद आ रही बेटे? क्या हो रहा था? फोन की याद आ रही है? घर में पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? मैं क्या बोलने वाला था? सॉरी, भूल गया। अभी आपने बोला था कि कंपनी के पास एक राइट है क्या? एंड टू बी सूड, है कि नहीं है? अच्छा, अब जब कंपनी कोर्ट में केस जाएगा, कंपनी में क्या जाएगा बेटा? कोर्ट में केस जाएगा। तो यहां समस्या है सर, क्योंकि इंडिया में एक फंडामेंटल राइट्स है जो सिटीजन्स के पास होता है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या है बेटा? राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष सभी लोग क्या है हमारे सामने? समान है, इक्वल है। तो भाई कंपनी के पास तो फिर इक्वल राइट होगा ही नहीं, गड़बड़ होगी नहीं होगी? समझ आ रहा है प्रॉब्लम क्या बता रहा हूं? क्या आ रहा है प्रॉब्लम? सोच जाऊंगा, इन दोनों ने केस किया एक दूसरे के अगेंस्ट, तो ये दोनों नेचुरल पर्सन है, इनको कानून में अधिकार क्या बराबर मिलेगा? भाई तू भी बोल और तू भी बोल, दोनों के पास सुनी जाएगी। पॉइंट इज दैट लेट अस अज्यूम कि काजल ने केस कर दिया नॉलेज वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट। अब मान लो काजल तो फंडामेंटल राइट्स मिल जाएंगे इसको, इसको तो बोलने का अधिकार है। कंपनी को कौन सा अधिकार है? वो सिटीजन तो है ही नहीं। तो इसका मतलब कंपनी को इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे क्या? तो लॉ ने बोला भैया ये समस्या है। और तो एक काम करो, एक एक्सेप्शन डालो। क्या डालो? एक्सेप्शन। और बोलो, क्या बोलो? जय माता दी। आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, किसकी बात करता है? राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। ये दे दो किसको? गिवन टू कंपनी। तो कंपनी सिटीजन ना होते हुए भी क्या उसके पास एक फंडामेंटल राइट्स है? कौन सा वाला? द राइट टू इक्वालिटी, जनरली राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। समझे?
नहीं समझ में आया। हालांकि ये एक्सक्लूसिव राइट नहीं है बेटा, कि सिर्फ किस लिए राइट दिया गया है, ताकि कोर्ट में इसको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। अब तुम बोलोगे सर कंपनी को अपॉर्चुनिटी दो भी दोगे, तो कंपनी बात थोड़ी करेगी कि वहां पे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव तो हो सकते हैं ना। यस, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर विल अपॉइंट लॉयर, एडवोकेट्स, एंड दे स्पीक ओवर द कंपनी। समझ, तुम्हारे को समझ आता है? So कंपनी के बिहाफ में से CS कर सकता है। सीएस कर सकता है, क्रिमिनल में जा सकता है बेटा, हाई कोर्ट्स में सीएस को जाना अलाउड नहीं। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, बट ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हैं। अगर मान लो आपका केस ट्रिब्यूनल में चल रहा है, तो आप कंपनी के बिहाफ में वहां पे बात रख सकते हैं। तो यू विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी। ठीक है, एनसीएलटी हो गया, नेशनल, हाँ जी, एनसीएलटी हो गए ट्रिब्यूनल्स, ग्रीन एनजीटी हो गए, ये सारे क्या है बेटा ट्रिब्यूनल्स है। एसएटी हो गया, सिक्योरिटी अपीलेट अथॉरिटी, सॉरी ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, ये सारे दिल्ली में है एनसीएलटी का ऑफिस। ठीक है, वहां जाके केस हो सकता है, बहुत सारी चीजें। चलो हाँ जी बेटा, गूगल पे सर्च करो, दुनिया भर के इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। आप नहीं, एड्रेस तो गूगल से मांग सकते हो, लॉ थोड़ी मांगेगा गूगल से। अब गूगल से बोल एनसीएलटी कहाँ है दिल्ली में, बताएगा देखो। सर अगर CS ने LLB भी कर रखा है लॉयर में बेटा आप काम तो एक ही करोगे ना, जैसे मान लो तो सीएस है, साथ में एलएलबी भी है, या तो एडवोकेट बन जा, या तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बन जा। ठीक है, दोनों काम एक टाइम पे थोड़ी करोगे। आपकी लॉ की डिग्री सिर्फ आपको सपोर्ट कर रही है सीएस में, कि हाँ भैया इसके पास नॉलेज एक्स्ट्रा होगी। दोनों बेनिफिट्स आप एक साथ में, ऐसा होता बेटे फिर तो हम सबकी जॉब खा चुके होते। हम एडवोकेट भी हमें, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी भी हमें, जॉब भी हमें कर रहे हैं, और दूसरों को हम देंगे कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर है भैया, तो खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो, यानी कि दूसरे का खाना ही छीन लिया तो बाद में खाइयो। क्यों नंदनी, सही बात है। कह रही मुझे तो संन्यास लेना, मुझे आपसे क्या मतलब। इसको भेजेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जो सन्यासी या जो योगी होते हैं बेटा, उनका कर्तव्य क्या होता है, पहाड़ों में चले जाना? हाँ या ना बोल दिया करो, ऐसा लगता है मैं फालतू में पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। थोड़ी बाहर हो जाए। मतलब बेसिकली आपने जो सुना होगा कि सन्यासी है उसका मोह माया से कोई मतलब नहीं, तो कहाँ जाएगा, पहाड़ों में जाकर तपस्या करे। फिर तो जो हमारे सीएम है यूपी के, आदित्यनाथ योगी जी, तो उनको तो फिर पहाड़ों में चला जाना है संन्यास लेके, ऐसे। अच्छा सबसे बड़ा योगी कौन है हिंदू धर्म के हिसाब से, सबसे बड़े योगी? शिव महादेव। तो भाई उनको तो बीवी भी है, बच्चे भी है नहीं है, दो बच्चे हैं, एक वाइफ है। अच्छा वाइफ एक ही होती है, वो सबसे बड़े योगी हैं। तो योगी का मतलब जरूरी नहीं बेटा कि आप संन्यास लेके पहाड़ों में चले जाओ। योगी भी सांसारिक जीवन जी सकता है, समाज कल्याण में जी सकता है। ठीक है, तो जो जो लोग भी बोले कि आदित्यनाथ तो योगियों को तो पहाड़ों में जाना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हो, सत्ता में क्यों बैठे रहे? क्योंकि योगी का मतलब पहाड़ों में जाना नहीं होता है। योगी का मतलब होता है संन्यास लेके संसार के लिए कुछ कार्य करना, समाज लोक कल्याण के लिए काम करना। ठीक है ना? हाँ बेटा, इंसल्ट, कभी कभी बाबा बन जाता हूँ। ध्यान इधर से, सुलोक में लगते बेटा, ये तो पहले से ही लिख रहा था ना लाइक। आपने आप उस टाइम कुछ बोल रहे थे ना तो वो सुनना नहीं है। तो आपने तो नहीं थोड़ी ना कंसंट्रेशन नाम की भी कोई चीज होती है, पता है मैंने क्या बोला था उस टाइम? हाँ? क्या बोला था मैंने उस टाइम? उत्तराखंड के बारे में बोल रहे थे चिपको मूवमेंट और और कहते पहाड़ों में ज्यादा मैंने कुछ बैन बोला था वहां पे, क्या बैन हुआ है? क्या क्या बैन हुआ है वहां पे? बैन हाँ, देखा, पूरा कंसंट्रेशन नहीं था मेरा। अच्छा प्लास्टिक मैं- वो वाला सुनो चल पगला, चलो करो करो जल्दी करो यार, तुम गधे हो एक नंबर के, तुम गधे हो गधे। क्या समझ आ रहा है बेटे? कंपनी सिटीजन हो सकती है, कंपनी सिटीजन हो सकती है,
नहीं, डोमिसाइल हो सकता है कंपनी का? नहीं हो सकता। रेसिडेंट हो सकता है? सामने लिखा है नालायक। कंपनी सिटीजन नहीं है। कंपनी सिटीजन नहीं है, क्या उसके पास फंडामेंटल राइट्स होंगे? नहीं होंगे। कोई सा भी राइट नहीं होगा। कौन सा? हाँ, राइट टू इक्वालिटी। तो घर पे पढ़ लिया करो बेटे, टाइम बहुत कम बचा आपके पास, ठीक है? और कॉन्स्टिट्यूशन भी शुरू करना। नो फंडामेंटल राइट्स। सारा नहीं कहने से क्या भी हो जाएगा। निकला से खाऊंगा। अब यार ये तो जेन्युइन कंसर्न है, इसमें कुछ बोल भी नहीं सकते हम। तीन कॉन्स्टेंट भी होगी ना क्वांटिटी क्वांट क्यों होगी? वो है ही नहीं सिलेबस का पार्ट। पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं हम। उनका बैच खत्म हो गया। टाटा बोलता है विकास सर तो पढ़ा रहे होंगे उनको। अच्छा पता लास्ट था। बढ़िया है। ब्लड रिलेशन आया नहीं सेम दिन ये तो जरूरत है, सब कुछ आएगा यार, कैसी बात कर रहे हो? नहीं अप्लाइड मैथ्स का भी कुछ नहीं आई से बोले से गेट क्लास मैथ्स आई अच्छी बात है, नहीं आई तो क्या कर सकते हैं? एग्जाम हमने थोड़ी बनाया है। अब कल को तो ये सब पढ़ के जाएगा तो सर सिटीजन तो पूछा ही नहीं। गधा। कंपनी तो बड़ा टाइम लगा रहा है यार, इतना तो है नहीं। कल लंबी क्लास ले लोगे? वेरी चालाक ब्रो। यू चालाक। यू वेरी चालाक। हो गया? भैया। हेलो। तो ये दिया हुआ बेटा, नेशनलिटी रेसिडेंट ऑफ कंपनी, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो इसको हमें सिर्फ क्या करना है बेटा? तो रीड करना है। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। ये सुनो, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज की क्लास यहीं पे होगी खत्म। रीजन क्योंकि आज मेरी ना एग्जीक्यूटिव वालों की क्लास है, लंबे वाली, ठीक है? सो आज के लिए आपको इतना ही कराऊंगा।